हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज क्लास में आगे क्यों बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में का पार्ट 19 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 18 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 18 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम आपको इस सामाजिक विज्ञान के क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा, सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 19 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसका कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहेगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवाते हुए चलेंगे और आपको सभी के सभी क्वेश्चन क्लास में याद हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या फिर इनमें से सभी है। तो जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह कोयला भी है, पेट्रोलियम भी और विद्युत भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी के सभी स्रोत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कौन सी सेवा सरकारी है, मतलब इस सभी के सभी सेवा का नाम दिया गया है। और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी सेवा जो कि सरकारी सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, फिर स्वास्थ्य सेवा। तो बैंकिंग सेवा एक ऐसा सेवा होता है जिसको आप प्राइवेट रूप से नहीं चला सकते हैं। शिक्षा सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा यह गैर सरकारी सेवा भी हो सकती है, क्योंकि इसको प्राइवेट रूप से भी चलाया जा सकता है। लेकिन यह जो बैंकिंग सेवा है यह एक सरकारी सेवा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी सेवा सरकारी है, तो बैंकिंग सेवा एक सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, फिर रेल सेवा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी देख सकते हैं। सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा यह जा रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। तो यह जो मॉल सेवा यही तो गैर सरकारी सेवा है। रेल सेवा, सैन्य सेवा, वित्त सेवा ये तो सभी सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो गैर सरकारी सेवा है वह मॉल सेवा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉल सेवा। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। जो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है वह क्या है, वित्त है, ऊर्जा है, संचार है, फिर शिक्षा है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है वह है शिक्षा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा एक आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। बिहार एक राज्य है। बिहार आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार एक कैसा राज्य है, एक उद्योग प्रधान राज्य, पशुपालन प्रधान राज्य, खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो कृषि प्रधान होता है, जिस राज्य का, जिस देश का अधिकतर जनसंख्या कृषि में लगा हुआ रहता है वही पिछड़ा रह जाता है, विकास से रह जाता है। तो बिहार के पिछड़ा होने का कारण भी यही है क्योंकि यहाँ की 80 से 65 से 70%, 80% तक की संख्या, अधिकतर जनसंख्या कृषि प्रधान है, मतलब कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य से अपना जीवन निर्वाह करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार एक कैसा राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, फिर 8 भागों को। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आर्थिक क्षेत्र से क्षेत्रों को बांटा जाता है सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में। तो जो सेवा क्षेत्र है उसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, मतलब मानव पूंजी निर्माण का इनमें से कौन सा प्रमुख घटक नहीं है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा या फिर कोई नहीं। तो मानव के पूंजी निर्माण का जो प्रमुख घटक है भोजन भी है, वस्त्र भी है और शिक्षा भी है। लेकिन पूछा यह जा रहा है कि कौन सा इसमें मानव के पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक नहीं है, तो कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी तो मानव पूंजी निर्माण के घटक ही तो हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। यही तीनों के तीनों ही मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर शिक्षा क्षेत्र। जो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है वह सेवा क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र होता है वह उद्योग क्षेत्र होता है, दूसरा क्षेत्र होता है वह कृषि क्षेत्र होता है, और जो तीसरा क्षेत्र होता है वह सेवा क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र।
कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ये तीनों के तीनों बीमारू राज्य हैं, लेकिन ये जो कर्नाटक है यह एक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर कितना प्रतिशत हिस्सा है? 67%, 77, 68 या फिर 87%। तो जो जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर प्रभावित है 87%, 87% लगभग कृषि क्षेत्र पर ही प्रभावित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसंख्या का लगभग 87% कृषि क्षेत्र का ही हिस्सा है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। सबसे पहले आपको हम तीनों क्षेत्र के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को, और कृषि क्षेत्र कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। तो अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। और घुमा के भी पूछ दिया जाता है, पूछा कभी कभार ऐसे भी जाता है कि कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक। सेवा कौन सी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो तृतीय। और उद्योग कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीय। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग। जो हमने आपको एक्सप्लेन किया उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप अच्छे से समझ के रहिएगा। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? मतलब हमारा देश का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्युनिकेशन प्रोडक्शन एवं सॉफ्टवेयर शक्ति का एक प्रतीक बन गया है? कौन सा देश है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो ये जो बेंगलुरु देश है यह ऐसा देश है, एक ऐसा शहर है, हमारे देश का एक शहर है, देश नहीं हम देश बोल दिए, सॉरी, उसके लिए शहर होना चाहिए। तो हमारे देश का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया? तो बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो कि कम्युनिकेशन प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एवं शक्ति का सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो जो भारत का पहला टेलीविजन केंद्र था वह दिल्ली में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र दिल्ली में स्थापित हुआ था। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष या फिर 8 से 16 वर्ष? तो पूछा यह जा रहा है कि किस वर्ग का आयु होना चाहिए, किस आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व होता है? तो वह उम्र होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। तो इसका राज्य का दायित्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, क्योंकि हो पाया बिचौलिया के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, सरकार के कारण, फिर इनमें से सभी के कारण? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा ग्रामीण रोजगार योजना है वह पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है बिचौलिया के कारण यह मुख्य रूप से कारगर नहीं हो पाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिचौलिया के कारण। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोज आरंभ किया था। जो मिड डे मील की व्यवस्था होती है, जो सरकारी स्कूलों में 5 घंटे लगने के बाद जो खाना देने की, खिचड़ी देने की व्यवस्था होती है, उसी को कहा जाता है मध्याह्न भोज योजना। उसे इंग्लिश में मिड डे मील योजना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभार यह भी पूछ दिया जाता है कि मिड डे मील योजना का आरंभ कब हुआ था, या फिर मध्याह्न भोज आरना का कभी हुआ था, या फिर राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। ये तीनों में से कुछ भी पूछा जाए आपको सभी का एक ही आंसर होगा। वह क्या होगा? तो अगस्त 1995 से होगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि सरकार ने मध्याह्न भोजन आरंभ कब ये किया था? तो 15 अगस्त 1905। डेट इसका कोई दिया नहीं है, डेट हम भी नहीं जानते हैं, 15 हमारे गलती से वह दिया। तो जो मध्याह्न भोज योजना आरंभ किया गया था वह अगस्त 1995 से किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त 1995 से। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से तीनों को? तो हमने आपको अभी बताया था कि क्षेत्र से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। आप सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। तो सेवा क्षेत्र हमने आपको किसे बताया था? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। सेवा क्षेत्र हमने आपको बताया था तृतीय क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था को एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको सेवा क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए आपको मानवीय संसाधनों को विकसित करना आवश्यक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवीय संसाधनों का। भारत का कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है?
55 से 50 से 55, 65 से 70, 70 से 75 या फिर 80 से 85%। तो जो भारत का कार्यबल है अथवा कार्यशील जनसंख्या है उसका 65 से 70% कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है, कृषि क्षेत्र कार्य में लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65 से 70%। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? 2001 में, 2005 में, 2003 में या फिर 2010 ईस्वी में? तो जो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था वह 2001 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ था वह 2001 ईस्वी में हुआ था। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से सभी क्षेत्रों में। तो जो देश विकासशील होता है मतलब कि विकसित नहीं होता है, जैसे कि हमारा यह भारत देश ही उदाहरण में ले लीजिए। भारत एक ऐसा देश है तो एक विकासशील देश है। तो विकासशील की जो अधिकतर जनसंख्या होती है वह कृषि क्षेत्र कार्य में ही लगी हुई रहती है। इससे कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र कार्यों से अपना जीवन निर्वाह सभी लोग कर लेते हैं और इससे किसी भी देश को विकसित करना बहुत कठिन कार्य होता है। इसीलिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अमेरिका देश है वह उद्योग और सेवा क्षेत्र में उसकी जनसंख्या अधिक संलग्न रहती है, अधिक कार्य करती है, इसलिए वह विकसित देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है वह कृषि क्षेत्र में होता है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था? प्रारंभिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को? तो भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को ही शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में जो सेवा क्षेत्र है इस सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना या फिर इनमें से सभी? तो जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग रहता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, फिर इनमें से किसी भी क्षेत्र पर नहीं। तो इसका क्वेश्चन हमने आपको जस्ट पहले एक्सप्लेन किया, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कीजिए। हमने आपको बताया था कि जो देश विकासशील होता है मतलब कि विकसित नहीं होता है उस देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई रहती है। जैसा कि आपने इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ लिया कि भारत एक ऐसा देश है जो कि विकासशील देश है और भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई रहती है। लेकिन जो देश विकसित होता है उस विकसित देश की जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसका अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र में लगा हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को। तो क्षेत्र से रिलेटेड हमने आपको कई बार इस क्वेश्चन कंफ्यूजन को एक्सप्लेन किया। आप तीनों क्षेत्र को अच्छे से समझ के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे हुए रहेगा। घुमा के एक क्वेश्चन इसका 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आपको 2 या 3 क्वेश्चन करके पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया हुआ रहेगा। तो इसलिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। तो जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है वह सेवा क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो जो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है वह सभी के सभी द्वारा होता है, मतलब कि परिवहन सेवाओं के द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं के और वाणिज्य सेवाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या फिर ये सभी के सभी? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सेवा संचार सेवाओं का अंग है वह समाचार पत्र से भी हम लोग संचार को प्राप्त कर सकते हैं, टेलीफोन से भी और टेलीविजन से भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी संचार सेवाओं का अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा उद्योग है जिस उद्योग के क्षेत्र में जो भारत देश है उस भारत देश को अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर दोनों में, या फिर में से कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा या फिर इनमें से तीनों के तीनों द्वारा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण कृषि द्वारा भी होता है, उद्योगों द्वारा भी और सेवाओं द्वारा भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से तीनों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है। भारत की परिवहन सेवाओं का कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सड़कें, रेलवे, जहाज रानी या फिर नागर विमान? तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत का जो परिवहन सेवा है उन परिवहन सेवाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह रेलवे। भारत का रेलवे परिवहन सेवाओं में सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेलवे।
मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो जो मानवीय पूंजी निर्माण होता है उस मानवीय पूंजी निर्माण के जो घटक हैं स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है, मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह क्वेश्चन तो जस्ट कुछ टाइम पहले हमने आपको पढ़ाया था, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कब से भारत में लोकतंत्र की सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश का दशक का प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से या फिर 1990 के दशक से? तो 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 के दशक से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज या फिर कांग्रेस पार्टी से? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से भी संबंधित है, आर्थिक शोषण की मुक्ति से भी संबंधित है और शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से भी संबंधित है। लेकिन उसका कांग्रेस पार्टी के विरोध से वह संबंधित नहीं है, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था चिपको आंदोलन का। तो वह चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था वह किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो ताड़ी का विरोध करने वाली जो महिलाएं थी उसका जो प्रांत था, जो आंदोलन था, वह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश प्रांत में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन में, भारत में, रूस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो राजनीतिक दलों की नींव जो सर्वप्रथम पड़ी थी वह ग्रेट ब्रिटेन देश में पड़ी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन देश में पड़ी थी। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, फिर इनमें से किसी भी व्यवस्था में नहीं? तो गठबंधन सरकार बनाने की जो महानतम संभावना होती है वह सिर्फ और सिर्फ बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं और बहुत सारे दल रहेंगे तभी तो वे गठबंधित होकर गठबंधन सरकार निर्माण करेंगे। अगर एक दल होगा तो वह तो गठबंधन सरकार कभी बन ही नहीं सकता। अगर द्विदल होगा तो बनने के चांसेस हैं लेकिन बहुत ही कम संभावना है। तो जो सबसे महानतम संभावना होगी वह बहुदलीय व्यवस्था से ही गठबंधन सरकार बनने की महानतम संभावना होती है, अधिक से अधिक संभावना होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? मतलब पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा दल है जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? तो आप जानते हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये इन्हीं की तो अभी सरकार चल रही है, राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी, बहुजन समाज पार्टी भी है। लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी है यह एक राष्ट्रीय दल नहीं है, यह एक केंद्रीय दल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। और अगर आपको आपके याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके, क्योंकि उस पर रोज 8 बजे क्विज करवाया जाता है। और अगर आप क्विज करिएगा तो आपके जो याद किए हुए क्वेश्चन होंगे वे और अधिक रिवीजन हो जाएंगे और जो क्वेश्चन आपने याद नहीं किया वह क्वेश्चन आपका रिपीट होते होते याद हो जाएगा। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 19वां क्लास था। मात्र इसके बाद इसका एक क्लास और लाया जाएगा और इसका 20 क्लास कंप्लीट करा दिया जाएगा। 20 क्लास समाप्त होते इसके 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आप इन 20 क्लास की वीडियो को स्पीडली एक बार फिर से अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। सोशल साइंस के एग्जाम में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो मेरे द्वारा इन 800 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप जाइएगा तो आपके द्वारा मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचाना है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक और अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।